Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और सवालों का जवाब देने के लिए फोन लाइन पर हम आमंत्रित कर रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन राय को। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Prime Minister Narendra Modi says coronavirus may have slowed economy, but India will get back to its growth trajectory through talent and technology. Affirms his vision of making the country self-reliant. Equity benchmarks log gains of around 1.6%. Investors seem confident amid reopening of the economy and positive global cues. In last 5 sessions, Sensex and Nifty appreciate more than 10%, and oil prices rise on expectations of output cuts by major producers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन प्रतिभा और तकनीक के कुशल उपयोग से देश विकास की राह पर फिर से वापस लौटेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और अर्थव्यवस्था दोबारा खुलने से उत्साहित निवेशकों ने की अच्छी खासी लिवाली। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक 1.6% बढ़त के साथ हुए बंद। पिछले 5 सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी में आई 10% से अधिक की तेजी। और दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा कटौती की उम्मीदों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले ही धीमा कर दिया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के माध्यम से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत की क्षमताओं और संकट से निपटने की रणनीति, देश में उपलब्ध प्रतिभाओं और टेक्नोलॉजी का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि भारत बहुत जल्द सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की राह पर अग्रसर होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। सही कदम उठाए जाने और सही वक्त पर लॉकडाउन करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरकार को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। Continuing with the same story, stating about the historic reforms introduced in agriculture sector and MSMEs, Prime Minister said that these policy reforms will have a long-lasting effects on the economy and will lead to employment opportunities in the country. He said the government ensured rights and freedom to farmers, which was due for decades. Prime Minister said amidst the pandemic, expectations of world from India have increased. He said world is looking for a trusted and reliable partner and India has potential, strength and ability. He urged industrialists and people of the country to utilize these testing times as an opportunity to emerge as a reliable global face. He called for developing a robust
local supply chain, which can strengthen India's share in the global supply chain. Mr. Modi made a clarion call for Made in India, made for the world to ensure self-reliance for the country. Mr. Modi also stressed on measures to be brought in to cut down imports for products which can be easily manufactured in the country. He highlighted 3 sectors, namely furniture, air conditioner and leather industry, as the priority sectors where imports can be reduced through concerted efforts. So, how do you react to Prime Minister's encouraging and confident words to the industry? If I may draw your attention, Udayan. Yeah, Kamal, this is, as we know, this is the first interaction he's having after this whole momentous episode of this lockdown. And obviously, the industry had concerns and people have gone through a lot. I mean, the industry has gone through a lot, and prime ministers across the world, Kamal, as we know, are they are no longer just political figureheads. They are also catalysts in the economic well-being and economic growth of countries, and our Prime Minister has been playing that role very actively, and that's undoubtedly so. So. This was something that he's trying to do to put things in perspective. Sometimes what happens, Kamal, is when there's a situation of the magnitude that we have witnessed and continue to witness, sometimes the steps taken by the government, they are, even if they are momentous, they need to be put into perspective, And there have been a flurry of steps because the situation was such. So they had to be put in perspective, and also a vote of confidence in ability and eventually the strength, the resilience in seeing the situation through is something that was expected, and that has been done by the Prime Minister. उदयन, अनलॉक होने की प्रक्रिया यानी अर्थव्यवस्था को खोले जाने की प्रक्रिया अपने पहले चरण में प्रवेश कर गई है, तो किन क्षेत्रों में, यानी ये आपके सामने रखूं कि किन क्षेत्रों में हम थोड़ी अधिक तेज गति से देख सकेंगे कि वहां पर स्थितियां अनुकूल होती चली गई हैं, हालांकि काफी रुकावटें हैं, उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री ने उम्मीदें जताई हैं कि हम बहुत जल्दी वापस अपनी पटरी पर लौटेंगे, शेयर बाजार ने कुलांचे मारना शुरू कर दिया है, तो किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि हम अपेक्षाकृत तेज गति से देख पाएंगे अर्थव्यवस्था को लौटते हुए? देखिए मनोज, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, जहां पे इंडस्ट्री का, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग आप उत्पादन जहां पे करते हैं, वहां पे वापस बिल्कुल पटरी पे बहुत फुल स्पीड में आना में कुछ डिफिकल्टीज होंगी, दिक्कतें आएंगी। सबसे पहला तो है आपका मैन पावर है, जो लोग, जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो अपने जगहों में, अपने घरों पे चले गए हैं, उनको वापस लाना है। ट्रांसपोर्टेशन को आराम से खोलना है ताकि, और इस तरीके से खोलना कि इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें थोड़ा सा वक्त देना तो जरूर पड़ेगा। और ये अगर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो 100% बाउंस बैक कर जाएगा, वो शायद ना हो। पर अगर जैसा कि आप आंकड़े देख रहे होंगे, ऑटो सेक्टर के आंकड़े हैं, तो हमने 20, अगर हम 100 से 0 पे आ गए थे, तो हमने 20-25% हमने रिकवरी कर ली है। ये आगे चल के हम, मतलब मैं प्री कोविड लेवल से, और वो 25 से अब हम 65-70 तक पहुंच सकते हैं अगर हमने स्मार्टली सारा कुछ किया। पर यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट उस सेक्टर की तरफ करना चाहूंगा जहाँ पे उम्मीद मेरे को कम से कम ज्यादा है, वो है एग्रीकल्चर, कृषि, और जहाँ पे सरकार ने काफी सारे कदम उठाने के बारे में बात की, काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मनोज वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वहां पे जो हमारे कृषि फार्मर्स हैं, कृषक हैं, वो उनका कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, डिसलोकेशन नहीं हुआ है। तो वहां पे अगर हमारा मानसून ठीक ठाक रहता है, और वहां पे अगर हम लोगों का जो सप्लाई चेन, मतलब वहां से जो वो पैदावार को सीधे अगर मार्केट आती है और उन कृषकों को ठीक दाम मिल जाता है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, तो ये अगर हो जाता है तो वहां का जो उसका जो हिस्सा है, ऑल्दो वो हमारे जीडीपी का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना सर्विसेज है,
और वो एक हिस्सा जो है हम वापस रिगेन करने में हमें सबसे आसानी रहेगी और उतनी दिक्कत नहीं रहेगी। वनस्पत इसके की सर्विसेज हैं या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर मान लीजिए ये कुछ वृद्धि दर वहां पे होती है, तो बाकी जो एरियाज हैं जहां पे थोड़ी सी श्रिंकेज होगी, जहां पे डाउनटर्न सा होगा, क्योंकि हम पिछले साल की कंपैरिजन में नीचे थोड़ा सा होंगे, तो वहां पे रिकवरी की वजह से काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं अभी भी हमारे काफी अच्छी खासी जो हमारा पॉपुलेशन है वो कृषि पे डिपेंड करती है, तो इससे काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। State Bank of India has created a separate financial inclusion and micro market vertical with a focus on rural and semi-urban areas to improve customer experience. SBI in a statement today said under this newly launched vertical, the bank will offer loans mainly for agriculture as well as allied activities and micro and small enterprises. It said about 8,000 branches in rural and semi-urban areas have been identified for providing specialized services to micro segment, including microcredit for small businesses and farmers. यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे उदयन, भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेषीकृत कह लें इकाई शुरू की है, FIINM। इसका उद्देश्य क्या हम समझें कि सरकार ने जो ताजा नीतियां घोषित की हैं सूक्ष्म क्षेत्रों को, मध्यम उद्योगों को ऋण पहुंचाने के लिए, उनके लिए यह विशेषीकृत इकाई शुरू की जा रही है ताकि लाभ तेज गति से मिल सके। बिल्कुल मनोज, मुझे इसमें कृषि क्षेत्र में मुझे ज्यादा एम्फेसिस नजर आ रही है और ये बैंक जो है बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनके बारे में आपने जिक्र किया, उनको भी वो सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो ये जैसे कि हम जानते हैं अब हमारे खरीफ की जो क्रॉप्स हैं, वो पैदावार, वो हमारा सबसे बड़ा क्रॉप होता है राबी और खरीफ में, और ये अगर पीरियड हम ठीक ठाक निकाल के लेके चले जाते हैं तो ये काफी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हमारे इकोनॉमिक रिकवरी में, जो इस अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से हुआ है। और इसको फैसिलिटेट करने के अगर ऋण चाहिए या कुछ रिलीफ चाहिए, बहुत छोटे उद्योग है, फार्मर्स हैं, कृषक हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, तो ये अगर स्पेशलाइज रूप से जाता है, उसको मॉनिटरिंग भी स्पेशलाइज हो सकती है और काफी कुछ। और स्टेट बैंक जैसा लार्ज इंस्टीट्यूशन जिसकी रीच इतनी अच्छी है, जिनके पास वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, वो अगर स्पीयरहेड करता है तो ये हमारा बेस्ट कार्ड हम टेबल के ऊपर रख रहे हैं। यानी हम उम्मीद करें कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है उसमें जो माइक्रो यानी बिल्कुल जो छोटे कह लें कि उद्यमी होंगे, बहुत छोटे उद्यमी, किसान जैसे, सब्जी विक्रेता जैसे उद्यमी, उनको आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा और वो एक कारोबार का जो चक्का है निचले स्तर से शुरू करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और बाजार में गति आएगी। बहरहाल आइए चले शेयर बाजार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था खोलने के फैसलों का निवेशकों पर आज घरेलू शेयर बाजार में अनुकूल असर देखा गया है। लगातार 5वें सत्र में आज तेजी बनी रही और प्रमुख सूचकांक 1.6% की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में निवेशकों ने अच्छे खासे लिवाले की। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 33,867 के स्तर तक ऊपर पहुंचा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज अंत में कारोबार के 522 अंक बढ़त के साथ 33,826 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 153 अंक बढ़त के साथ 9,979 दर्ज हुआ। पिछले 5 सत्रों में ये दोनों सूचकांक 10% से अधिक ऊपर आ चुके हैं। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी आज निवेशकों ने अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.2% बढ़त में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.83% की वृद्धि देखने को मिली। At the stock markets, equity benchmarks today rallied around 1.6%, led by gains in banking sectors, as investors seemed gathering more confidence from opening of the economy by the government. Positive global cues also boosted investors' sentiments. After hitting a high of 33,867 during the day, the 30-share index settled 522 points or 1.6% higher at 33,826.
Similarly, NSE Nifty jumped 153 points or 1.6% to 9,979. In broader market at BSE, mid-cap rose 1.2% while small-cap jumped 1.8%. Sensex and Nifty both surged for the fifth session today. In the last 5 sessions, both indices appreciated more than 10% each. Bajaj Finance was the top gainer in the Sensex pack, soaring over 8%, followed by Kotak Bank, IndusInd Bank, HDFC, Power Grid, Axis Bank, ICICI Bank and L&T. On the other hand, Maruti, ITC, NTPC and Nestle India were among the laggards. Traders said market opened on a positive note as gradual easing of the lockdown boosted investor sentiments, which further strengthened with the buoyancy in the global markets. They added that Prime Minister Narendra Modi's pledge to undertake more structural reforms to change the course of the country enthused market participants. A day after Moody's downgraded India's credit rating to a notch above junk status on growth concerns, Modi asserted that the country will definitely get back its economic growth and said reforms undertaken during the lockdown will help the economy in the long run. Within the stock market, हमारे साथ फोन लाइन पर आमंत्रित हम कर चुके हैं इस बीच राजीव नागपाल को, शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ। राजीव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, बाजार कुलांचे ले रहा नजर आ रहा। पिछले 5 सत्रों में 10% से अधिक की बढ़त हो चुकी। आज की तेजी के पीछे किन कारणों को मुख्य रूप से मानते हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो पेसिमिज्म था वो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए तो एक रिबाउंड, टेक्निकल रिबाउंड आता है, विच इज पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, अब जो बुरी न्यूज थी कि हाँ लॉकडाउन हो रखा है, सेल्स खत्म हो, जीरो है, आई मीन ऑटो क्षेत्र की आप ले या बाकी काफी सारे क्षेत्रों की कंपनी की वो जीरो है। अब नाउ दैट इज गोइंग बैक ऑन ट्रैक, अब वो खुलना शुरू हो रही है। तो कुछ नेचुरल ग्रोथ है जो किसी भी हालत में नहीं रुक सकती, जितना मर्जी स्लो डाउन हो जाए। तो दैट इज गोइंग टू कम इन, वो आएगी। और उसको लेते हुए तो जो अर्निंग्स हैं, तो मान लीजिए मई चला गया है तो जून की एटलीस्ट जो एक क्वार्टर की 1/3 जो अर्निंग्स है वो थोड़ा स्टैब्लिश हो रहा है। उसके बाद का जो क्वार्टर है उसमें सेल्स होंगी और जो बॉटम लाइन कंट्रीब्यूशन होगा जो भी होगा। सो मार्केट इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड के जो जून के बाद का जो क्वार्टर है उसमें नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम होना शुरू हो जाएगी एंड देन बाय एंड ऑफ 3rd क्वार्टर थिंग्स शुड लुक बेटर। सो वो फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग अब शुरू हुई है। सेकेंडली, एक और रीजन है, अगर देखेंगे आप तो ग्लोबली बहुत पैसा पंप कर रहा है सेंट्रल बैंक टू प्रॉप देयर इकोनॉमी, बट उसमें से अ पार्ट ऑफ इट नॉर्मली कम्स टू फाइनेंशियल एसेट, और उसमें से कुछ जो फाइनेंशियल एसेट ग्लोबली आता है उसमें से एक हिस्सा आएगा इमर्जिंग मार्केट्स में एंड इंडिया विल गेट इट्स शेयर ऑफ दैट। सो आई थिंक इट्स अ looking forward that because of these 2 factors, increasing global liquidity and gradual opening of this economy is now what is driving the market higher. Though there are still lot of headwinds, वो देखनी पड़ेंगी, कुछ इशू अभी भी कभी भी क्रॉप अप कर सकते हैं। Rajiv, this is Kamal here. Do you think stock markets had already discounted rating downgrades like Moody's yesterday, or markets were too charged up today to take note of it? No, it's not a question of charging. I mean, to me, I have a stand for last many years that to me rating agencies are no good than a forensic doctor. I mean, when they increase the rating, I don't go gung-ho about it. When they downgrade, I don't feel anything. In fact, I would say if you look historically, whenever this happens, it's probably an indication that we probably have formed the bottom in markets, because the way they work is so pathetic that they only look at what has happened in past. They have their rating models have nothing to do with what will happen in future, and market is about what will happen in future. So I don't think so. These rating downgrade by Moody's, the same Moody's upgraded our rating, few years back, but and then took it back. So to me, rating agencies are not something. Look at it, all the even at a micro level, all the NBFC crisis
Once it happened, then they started reducing the rating of a company like DHFL from A to D in 2 days. So these are not something which market is bothered about much. So that is the reason why probably market decided to ignore it, or in just taking it as one of the announcements which they keep giving. Okay. Another thing, you said that some of the industrial recovery has been made, like 15, 20 or 30%. It has been made. So do you think government's offer of a stimulus package will come into the picture now, which was quite criticized that this was not enough? So what do you think? How do you see it now panning it out? Biggest stimulus itself is that lockdown is getting opened is the biggest stimulus. Okay. People will move out, people will start earning, people will start spending. That is a stimulus itself. See, again, we should also remember that, there is always, as far as industry is concerned, there is one segment of the industry which is going to ask, कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. I mean, वो भी जो जितना चाहिए होता है उससे 3 गुना ज्यादा मांगते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगा. So to me, stimulus is the opening of the lockdown itself is a stimulus. Okay. राजीव जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हाँ राजीव, यदि हम घरेलू बाजार के साथ वैश्विक बाजारों पर भी नजर डालें तो वैश्विक बाजारों में भी मार्च के अंतिम सप्ताह में, यानी कहने लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी कई जगहों पर, वहां से अब तक, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह से लेके अब तक लगभग 35% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. यानी हम उम्मीद करें कि घरेलू बाजार के साथ वैश्विक बाजारों में भी अब आने वाले दिनों में तेजी का असर देखने को मिलेगा. नहीं, वैश्विक बाजार में 2 इशू है जिनका एक रिफ्लेक्शन शॉर्ट टर्म में बीच में झटके आते हैं, बट फाइनली तो बाजार लिक्विडिटी चलता है. तो एक जो है कि यूएस में इलेक्शन ईयर है, तो वहां से पॉलिटिकल नॉइजेज आएंगी, चाइना से रिएक्शन आएगा. सो कुछ ऐसे दिन होंगे जिस दिन कुछ बोलेंगे. अब जैसे कि वीकेंड पे कुछ रिएक्शन आए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ऐसा लग रहा था कि मंडे को शायद कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया, बाजार सही हो गया. तो ब्रॉडली ग्लोबल लिक्विडिटी प्ले करेगी वैश्विक बाजारों में भी, परंतु उनके वहां पे बिकॉज इलेक्शन है तो शायद बीच में कुछ ऐसी चीजें आती रहे जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती रहे लोगों को, बट नथिंग मोर देन दैट. आई डोंट थिंक सो. हाँ, तो मैं आपसे लार्जली एग्री करूंगा कि बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, लेकिन जो डाउनफॉल, जो एकदम बहुत बड़ी मंदी थी, उसकी उम्मीद कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है. राजीव, हम आपका ध्यान रुपए की ओर भी ले चलना चाहेंगे, लेकिन पहले हम श्रोताओं को रुपए की आज की प्रगति के बारे में भी बताएंगे. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ है, $75.36 के स्तर पर पहुंच गया. कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख, अमरीकी डॉलर में कमजोरी और विदेशी कोष की आवक देश में बढ़ने से रुपए में आज मजबूती आई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को पुनः मजबूत किए जाने की प्रतिबद्धता जताने का भी रुपए पर अनुकूल असर पड़ा है. रुपया अब किस दिशा में जाता दिख रहा? 18 पैसे आज मजबूत हुआ है. राजीव, देखिए, अगर आप 1 दिन का या 2 दिन का या 15 दिन का तो व्यवहार रुपी का बिकॉज टेक्निकल रीजन की वजह से होता है, बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग पीरियड देखेंगे, रुपी हैज रिमेन स्ट्रेंथन. एंड द रीजन, जितना भी बाजार घट गया, जितना भी आउटफ्लो हो गया, रुपी में एक, आई थिंक अब एक रेंज बाउंड हो जाएगा. और हमेशा रुपी में जो वीकनेस है हम उसे नेगेटिवली लेते हैं, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आर रुपी हैज टू बी कॉम्पिटिटिव. बाकी कंट्रीज अगर डिवैल्यू कर दे तो हमारे एक्सपोर्ट हिट होंगे. मुझे लगता है कि जहां पे है वहां से ग्रेजुअल डिवैल्यूशन अभी रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट ओवर एवरेज अगर आप लेंगे साल के एंड तक, आप तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से और 1-1.25 रुपया के बीच में घूम के, अनटिल अनलेस बीच में कुछ बहुत बड़ा कोई इशू आ जाए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी. Just briefly, Rajiv ji, about rupee trade. Banks were allowed to trade rupee in non-deliverable forward markets. Do you see any change happening since then? It was introduced yesterday only. No, I don't think so. To be very honest, I mean, to see one day is too short period of time to make any judgment about it. Let's see how it pans out. बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव. Thank you, Rajiv ji.
श्रोताओं, अभी हमारे साथ थे शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज तेजी बनी रही। इस सप्ताह की शुरुआत से ही दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन प्रतिबंध में उदारता बरते जाने का निवेशकों पर अनुकूल असर देखा गया है। इस वर्ष मार्च के अंतिम चरण में वैश्विक सूचकांक जिस स्तर पर थे उसमें अब तक 35% की वृद्धि हो चुकी है। एशियाई बाजारों में आज के कारोबार पर ध्यान दें तो जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.1% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हिंग सेंग भी इतनी ही बढ़त लेकर बंद हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 2.4% बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार लिखे जाने तक लिवाली का सिलसिला था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 2% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि जर्मनी के डेक्स में 3.7% की वृद्धि बनी हुई थी। And on Wall Street, stocks posted modest gains yesterday as signs suggesting the U.S. economy may be on the road to recovery helped soothe jitters over increasing violent social unrest and rising U.S.-China tensions. All three major stock indexes began the month less than 1% higher following a strong rally in May. Market leaders Apple, Amazon and Facebook provided the biggest lift to the S&P 500 and the Nasdaq, while Boeing provided the Dow with its biggest boost. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 gained 0.4%, while the Nasdaq Composite surged 0.7%. वैश्विक बाजारों पर चर्चा के लिए एक बार फिर से हम आमंत्रित करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार उदयन अरे को। उदयन, बाजारों में, वैश्विक बाजारों में भी घरेलू बाजार की तरह हम तेजी देख रहे हैं। क्या आपकी नजरों में किस दिशा में जाते दिख रहे हैं वैश्विक बाजार? And just to add on, is the worst over for us? Well, Kamal, unfortunately, we will, as the other expert was mentioning, that there will be news coming in. But some of the reasons why the U.S. stock markets and some of the other stock markets are doing well are, one, of course, as the other expert mentioned, that there's a lot of liquidity that has been pumped into the system. All central banks have done it. So that's actually a lot of cash is chasing stocks. That's number one. Number two is like India, even the US is opening up. You know, many cities have opened up in a very, very big way. I mean, they have opened up very drastically, like Italy and some of the other countries have opened even saloons and barber shops and all that, you know, restaurants, which in India, they are not going to open up all that soon, maybe some more days and some more weeks. They have also got open. So that's number two. Number three is, in the case of US, they are seeing they had a deal with China, so it's still holding, although it's not very clear how long it will hold, but it's still holding. They have, China has bought some soya bean, and it's not a very small amount, so that has happened. Then there are individual companies that are doing well, like in case of Germany, the Lufthansa has been doing well. I mean, they've got good news out of Lufthansa. Their things are looking really down. So those things are sort of lifting things up out there, and of course there's this whole news about vaccine, COVID-related vaccines that seems to be coming on and off. Some good, some not so good. But on an average, whenever these information is coming, people are feeling a little more confident about how things are going to be. So it's when people are looking ahead, they're finding hope, and therefore, when you find hope, you would then take a little bit of risk, which is equity investment, or what equity investment is all about. यानी उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद के सहारे चक्का चल पड़ा है फिर से। बहरहाल हम चलते हैं तेल की दुनिया में। Global crude oil prices today rose on expectations that major producers would agree to extend output cuts that have shored up prices during a video conference likely to be held this week. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $39.30 per barrel, while U.S. crude prices were at $36.30 per barrel. चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार तो बंद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ। $1,748.60 प्रति आउंस पर आ गया, और यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत आपको उदयन धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says coronavirus may have slowed economy, but India will get back to its growth trajectory through talent and technology.
affirms his vision of making the country self-reliant. Equity benchmarks log gains of around 1.6%. Investors seem confident amid reopening of the economy and positive global cues. In last 5 sessions, Sensex and Nifty appreciate more than 10%. And oil prices rise on expectations of output cuts by major producers. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.